Okay, let's see our next question. When a dice is thrown once, the probability of getting an even number less than 4. Now जब भी हम लोग एक डाई थ्रो करते हैं ना, डाई जैसा लूडो होता है ना डाई, तो डाई में कितने नंबर होता है टोटल? 1 2 3 4 5 एंड 6. ना ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में अगर हम लोग बात करें कि इनमें से क्या नंबर आ सकते हैं, तो दे हैव इक्वल चांसेस. हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि कभी भी आप लूडो खेलते होंगे या फिर खेले होंगे, कभी भी लूडो फेंकते हो तो कोई भी नंबर आ सकता है. हम उस पर हम लोगों का कुछ भी कंट्रोल नहीं है. या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कुछ भी आ सकता है बोलने से उसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स ना. इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब सबका बराबर चांस है ना. सबका बराबर चांस मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है ना. प्रोबेबिलिटी जब भी हमें निकालने के लिए देता है तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि इवेंट फेवरेबल टू ई एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, नीचे टोटल नंबर ऑफ इवेंट. ना इस सिचुएशन में यहाँ पे हमें क्या बोला कि इवन नंबर लेस देन 4. तो अगर हमें इनमें से जो टोटल ना, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, पॉसिबल नंबर्स 6, इनमें से तो कोई भी आ सकता है. तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स ना. इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है. लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर क्या लिखता है, इवेंट फेवरेबल टू ई. फेवरेबल टू ई मतलब हमें जो चाहिए दैट इज फेवरेबल, हमें जो नहीं चाहिए दैट इज नॉट फेवरेबल. जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, इवन नंबर लेस देन 4. तो इनमें से अगर हम लोग इवन नंबर देखें तो इवन नंबर कौन कौन से है, इवन नंबर है 2 4 एंड 6 ना. अभी अगर मैं बोलो इवन नंबर लेस देन 4 ना, इवन नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 कितने इवन नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये तो 4 है ना. लेस देन बोला है तो 4 को तो ले नहीं सकते, तो लेस देन 4 कौन दिख रहा है हमें, सिर्फ 2 ही तो दिख रहा है, ओनली 2. आउट ऑफ 6 पॉसिबल ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा है जो हमें चाहिए, इवन नंबर लेस देन 4. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इवन फेवरेबल टू ई, फेवरेबल टू ई मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इवन नंबर लेस देन 4. और ऐसे कितने नंबर हैं, 1 नंबर ऑफ इवन ना. यहाँ पे टोटल नंबर ना, इवन फेवरेबल टू ई टोटल, इन शॉर्ट टोटल में से टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 6. टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6 पॉसिबल आउटकम्स. उनमें से हमें क्या चाहिए, हमें इवन नंबर लेस देन 4 चाहिए. ऐसे कितने नंबर है, एक ही नंबर है. तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, 1/6. ठीक है ना. 1/6 यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिर्फ इवन नंबर पूछता, सिर्फ इवन नंबर पूछता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं हमें दिख रहा है, 2 भी इवन नंबर, 4 भी इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर. सो देयर आर 3 इवन नंबर्स. तो कितने में से, 6 में से, तब आंसर क्या होता, 3/6, दैट वाज 1/2 ना. यहाँ पे क्योंकि हमें पूछ लिया इवन नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 तो एक ही इवन नंबर है ना. टोटल 6 नंबर, 6 पॉसिबल आउटकम्स इट कैन बी देयर, राइट. तो इन 6 में से कोई भी आए, कोई भी आ सकता है. तो जैसे कि अगर 1 के लिए पूछ लेता, 1 के लिए भी 1/6 होता, 2 के लिए पूछ लेता तब भी ये 1/6 होता. अगर प्रोबेबिलिटी 3 के लिए पूछ लेता तब भी ये 1/6 होता, 4 के लिए पूछ लेता तब भी ये 1/6 होता ना, 5 के लिए पूछ लेता तब भी ये 1/6 होता, 6 के लिए पूछ लेता तब भी ये 1/6 होता. ठीक है. लेकिन हमें यहाँ पे इवन नंबर लेस देन 4 मिला, 4 बोला था, तो यहाँ पे एक ही तो नंबर है जो लेस देन 4 है, 2. तो एक ही नंबर है कितने में से, 6 में से. तो आंसर कौन सा हुआ, 1/6. आंसर इज 1/6. नोट इट डाउन. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दिया हुआ है अबाउट क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी. हमें पूछा है मॉडल क्लास ना. मॉडल क्लास किसके लिए निकालते हैं हम लोग, मॉडल क्लास निकालते हैं, हमें पूछा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास मोड के लिए निकाला जाता है. सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, मॉडल क्लास मोड के लिए निकाला जाता है. और मोड क्या है, मोड बेसिकली होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मोड उसी को बोला जाता है जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है.
या फिर वहाँ से निकाला जाता है जहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि ये तो ग्रुप वाला हो गया ना, ये तो ग्रुप वाला हो गया। अगर इन शॉर्ट अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि किसी एक क्लास में मान लेते हैं आउट ऑफ 10 एग्ज़ाम हो गया ना, आउट ऑफ 10 एग्ज़ाम हो गया, 40 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ मार्क्स मिल रहा होगा, 0, 2, 3, 5 कुछ भी मिल सकता है ना, कुछ भी मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है 40 स्टूडेंट को। तो उनमें से जो मार्क सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मिल रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलते हैं। तो जब अनग्रुप, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अनग्रुप्ड, ग्रुप में नहीं है, एक ग्रुप में है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये सब ग्रुप हो गया। तो इसको कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप में कोई भी नंबर जो मैक्सिमम, सपोज यही तक अगर हम लोग देखें, यही इंफॉर्मेशन को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आया, 2 आया। बाकी अगर डिजिट को देखेंगे तो यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 0 है, 1 है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आया, 2 ही आया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए मोड क्या हो जाता, मोड 2 हो जाता। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए मोड कितना हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में जो मॉडल क्लास किसके लिए निकाला जाता है, मोड के लिए निकाला जाता है। और मोड निकालने के लिए जैसे यहाँ पे भी हमने बोला कि मैक्सिमम टाइम कौन आया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअली हर एक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन आया, तो मैक्सिमम कौन सा नंबर आया, 2 आया, तो 2 को ही मोड बोल दिया। और ये अनग्रुप वाला है, ये तो ग्रुप वाला हो गया। तो ग्रुप में हमें किसको देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखना है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को नोटिस करेंगे 10, 15, 12, 20, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, 20 है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में होगा उसी को मॉडल क्लास कहते हैं, ये भी हमें याद रहना चाहिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस क्लास इंटरवल में होगा उसको क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 15 to 20 ना, मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 15 to 20। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 20, और 20 किस क्लास में है, 15 to 20। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ये जो क्लास, इसको तो हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं। क्लास इंटरवल का आगे वाला लोअर लिमिट कहा जाता है, क्लास इंटरवल का आगे वाला लोअर लिमिट कहा जाता है और पीछे वाला अपर लिमिट कहा जाता है। तो ये भी हमें याद रहना चाहिए। क्लास इंटरवल का आगे वाला लोअर लिमिट, पीछे वाला अपर लिमिट। तो इस क्वेश्चन में हमें लोअर लिमिट पूछा, तो लोअर लिमिट कितना है, 15, तो आंसर कितना है, 15। ठीक है, आंसर कितना है, 15 ना। अगर यहाँ पे अपर लिमिट पूछ लेता तो आंसर 20 होता, ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट पूछा तो आंसर कितना है, 15। ठीक है, तो मॉडल क्लास कैसे ढूंढा जाता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, ये ध्यान में रखना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में से मॉडल क्लास मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या बोला कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, कितना उसका डायमेंशन है, 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, इस रोल टू फ्रॉम ए होलो सिलेंडर। इसको रोल किया गया, एक पेपर को क्या किया गया, रोल किया गया। होलो सिलेंडर, होलो मीन्स खाली, कंप्लीट, अंदर में खाली, से बाहर वाला हिस्सा है सिलेंडर। of height 40 centimeter, the radius of this cylinder in centimeter is। ना इसको कैसे समझे ना, इसको अगर हम लोग दिखाए यहाँ पे, से दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, राइट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। अगर हमने यहाँ पे दिखाया कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हो गया ना, ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हो गया जिसका इसी डायमेंशन पेपर में क्या दिया हुआ है, 48, 22। हमेशा पहले लेंथ को दिया हुआ होता है, मान लेते हैं ये 40 सेंटीमीटर और मान लेते हैं ये क्या हो गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्या किया, इसको रोल किया, रोल करके क्या बना, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, इसको 40 मान लीजिए ना, इसको 22 मान लीजिए, तो ये क्या किया गया, इसको रोल किया गया इस तरीके से, इस तरीके से। अभी ये क्या बन गया, रोल करने के बाद एक सिलेंडर बन गया, राइट, एक सिलेंडर बन गया आराम से। और होलो सिलेंडर मीन्स इस टाइप का खाली सिलेंडर, अंदर से खाली, ठीक है, अंदर से खाली। तो इसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया, इसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया क्वेश्चन के मुताबिक।
रोल करके सिलेंडर बना दिया और जिसका हाइट कितना दिया हुआ 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट, दिस इज 40 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर। नाउ सी, इस सिलेंडर, ये जो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर था इसका लेंथ 40 था, जिसको अगर ये लेंथ हुआ, जिसको हमने इस तरीके से जब राउंड किया तो ये हाइट बन गया सिलेंडर में, ठीक है, ये हाइट बन गया। लेकिन ये तो ब्रेथ है ना, ये तो ब्रेथ है जिसका लेंथ कितना है 22। इसको जब घुमाया तो ये क्या बन गया, ब्रेथ टू क्या बन गया, अभी सर्कल बन गया ना, ब्रेथ टू क्या बन गया, सर्कल बन गया। और सर्कल को कहाँ पे बना, ये बाउंड्री में बना। तो इस यही ब्रेथ को जब हमने इस तरीके से घुमाया एक होलो सिलेंडर बना, नो डाउट अबाउट इट। बट उस होलो सिलेंडर में जो ये ब्रेथ था वो किसका काम कर रहा है, अभी इस सर्कल का काम कर रहा है। क्लियरली अगर देख पाएंगे तो मतलब क्या है कि ये जो सर्कल हमें दिख रहा है ना, इस सर्कल का बाउंड्री ना, ये बाउंड्री है क्योंकि ये तो बाउंड्री में आया ना, ये जो ब्रेथ है उस जब सर्कल बना एन में सिलेंडर में, जब ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, लेकिन सिर्फ अगर इस पार्ट को देखा जाए ये क्या है, सर्कल है। तो ये जो 22 सेंटीमीटर था वो इस बाउंड्री ऑफ सर्कल में चला गया। तो बाउंड्री ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। बाउंड्री ऑफ सर्कल को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ना। उसका ये जो बाउंड्री है या फिर सरकमफेरेंस है, बाउंड्री या फिर जो सरकमफेरेंस है, उसका लेंथ कितना बन गया अभी 22 सेंटीमीटर ना। 22 सेंटीमीटर क्यों बना, बिकॉज यही ब्रेथ घूम के सर्कल बन गया जब इसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 पाई इंटू आर इक्वल टू 22। आर क्या है, रेडियस ना। रेडियस कौन सा, अभी ये जो, क्योंकि जब ये सर्कल बना तो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना, इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। तो इसलिए ये रेडियस, आर स्टैंड फॉर रेडियस, दिस वन इज आर। नाउ वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू सपोज 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 22। Now 2 into 22 44/7 into r इक्वल टू 22। इसका नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है उसको दूसरे साइड में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना मतलब जो डेनोमिनेटर है वो जाके न्यूमरेटर के साथ, जो न्यूमरेटर है वो आके डेनोमिनेटर के साथ। तो रेडियस कितना बन रहा है 22 इंटू 7/1 इंटू 44, ठीक है। 22 1 22 2, तो रेडियस 1 इंटू 7 7, 1 इंटू 2 2, तो रेडियस कितना मिला 7/2। रेडियस इज 7/2, या फिर 7/2 को हम लोग 3.5 भी बोल सकते हैं। 7/2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.5। देख लीजिए कैसे डिवाइड करके ना, 3 × 6 1 डिवाइड नहीं होता तो डेसिमल 0.5, तो आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। आंसर इज 3.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए और नोट कर लीजिए इसको भी। Let's see our next question. यहाँ पे भी this one also belongs to statistics. Okay. Consider the following frequency distribution. Class interval और frequency दोनों ही दिया हुआ है। हमें यहाँ पे median class निकालने के लिए बोला। We have been asked to find the median class. तो median class निकालने के लिए जो से मीडियन क्या है, पहले तो मीडियन क्या है, बेसिकली हम ऐसा माना जाता है मीडियन स्टैंड्स फॉर मिडिल ना, मीडियन स्टैंड्स फॉर मिडिल। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिडिल कहीं ना कहीं होगा, जो भी जिसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट दिस क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, उसका कोई ना कोई जो फ्रीक्वेंसी का या फिर क्लास इंटरवल का एक मिडिल होगा, मिडिल पोर्शन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए मीडियन कैसे, मीडियन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, मीडियन का अगर हमने फॉर्मूला देखा तो फॉर्मूला क्या था, L + n/2 - CF/F × H। यहाँ पे L stands for lower limit of median class, N stands for total frequency। नहीं, ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमें ये मालूम होगा तो ही मीडियन क्लास मिल सकता है। कैसे, CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है बताएंगे अभी। जस्ट टेबल को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास
प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये दोनों हमें समझ में आना है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा ना। कैसे, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल, क्लास, और यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और इसका साथ में CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, ये दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 11। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर सम ऑफ ऑल एबव फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल एबव फ्रीक्वेंसीज। क्या मतलब है, अगर इस लाइन में देखा जाए, अगर इस लाइन में देखा जाए यही फ्रीक्वेंसी, इसका ऊपर तो कुछ नहीं है ना, तो इसके लिए CF 12 भी होगा। लेकिन जब इसके लिए बात करें, इसके लिए जब हम लोग बात करेंगे तो सम ऑफ ऑल एबव फ्रीक्वेंसीज, इस लेवल पे CF, इससे ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी है हर एक को प्लस करके लिखना है। इन शॉर्ट 12 और 10 को प्लस किया तो 12 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया 22। तो इस लाइन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना बन गया 22। नाउ अगर इस लाइन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो यहां तक जितने भी फ्रीक्वेंसीज हमें दिख रहा है उन सब को प्लस करके यहाँ पे लिखना होगा, या फिर इन दोनों को प्लस करके तो 22 दिख ही रहा है, तो इसके साथ 15 को प्लस कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा फिर 37 ना, 37। अगेन इस लाइन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट विल बी 45 ना, दैट विल बी 45। अगेन इस लाइन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां तक जितने भी, जिस लाइन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को लिखना होगा उस लाइन तक जो भी फ्रीक्वेंसी है और उसका ऊपर में जितना भी फ्रीक्वेंसी, हर एक को प्लस करके हमें लिखना होता है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो 45 और 11 को प्लस किया तो कितना हो जाएगा 56, राइट 56। ये जो लास्ट में मिलता है ना CF में, इसी को N बोला जाता है, क्योंकि N का मतलब क्या था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर इन सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस भी किया जाए ना तो भी हमें 56 ही मिलेगा, ठीक है ना, 56 ही मिलेगा ना। 56 में से हमें मीडियन क्लास कैसे मिलेगा, सी हमें मीडियन क्लास बताने वाला कौन होता है, n/2। यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिला 56, n/2 कितना हो जाएगा 56/2, दैट इज 28। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 28 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस क्लास में आता है ना, किस क्लास में ना। इसको समझने के लिए देखिए, अगर मैं इस लाइन का बात करूं, यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी, कोई टेंशन नहीं है। 12 का बाद में ना, आफ्टर 12 जितने भी फ्रीक्वेंसी है 22 तक वो सभी इसका अंदर में है, या फिर दिस ग्रुप कंटेन ऑल द फ्रीक्वेंसी 12 के बाद से 22 तक जितने भी फ्रीक्वेंसी है वो सभी इस ग्रुप में है। उसी तरह 22 के बाद क्या दिख रहा है, 37, तो इसका मतलब बनता है कि 22 के बाद से आफ्टर 22 जितने भी फ्रीक्वेंसी है टिल 37 वो इस ग्रुप में आ गया, ठीक है ना। फिर आफ्टर 37 जितने भी फ्रीक्वेंसी है टिल 45 वो इस ग्रुप में आ गया ना। इस ग्रुप में कौन आ जाएगा, आफ्टर 37 टिल 45 जितने भी वो इस ग्रुप में आ गया। उसी तरीके से आफ्टर 45 जितने भी फ्रीक्वेंसी है टिल 56 वो इस ग्रुप में आ गया। आ रहा है ना समझ में। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि ये जो n/2 है वो इनमें से किस ग्रुप में आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, 12 के बाद जितने भी फ्रीक्वेंसी है 22 तक वो सभी इसका अंडर में है। तो 12 से लेके 22 का बीच में तो 28 नहीं आता ना, तो ये क्या नहीं हो सकता, मीडियन क्लास नहीं हो सकता। यहाँ पे 22 के बाद से आफ्टर 22 टिल 37 जितने भी ऑब्जर्वेशन या फिर जितने भी फ्रीक्वेंसी वो इसका अंडर में आ रहा है, और 28 भी तो इसी का अंडर में आ रहा है ना, 28 भी तो इसी का अंडर में, या फिर बिटवीन दिस। तो इन शॉर्ट जब हमें n/2 जिस ग्रुप में मिलता हुआ दिखेगा उस ग्रुप का जो क्लास इंटरवल है उसी को क्या मान के चलते हैं हम लोग, मीडियन क्लास,
ठीक है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF निकालना बहुत ही ज़रूरी है और बिना CF निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो CF निकालेंगे। CF निकालने के बाद जो हमें सिर्फ देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे आफ्टर 12 ऑल फ्रीक्वेंसी टिल 22 इस ग्रुप में, आफ्टर 22 टिल 37 ऑल द फ्रीक्वेंसी अंडर दिस ग्रुप। तो वो चीज़ हमें इस तरीके से लिख लेंगे अगर समझ में नहीं आ रहा है। या फिर डायरेक्ट भी आप लोग देखें ना, 22 के बाद ही तो आता है, किस ग्रुप में आ गया, इस ग्रुप में आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नाउ जो सैम्पल पेपर हम लोग कर रहे थे ना बेसिक मैथमेटिक्स का 2023-24 ना, उसमें हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग क्या है बेसिकली कि असर्शन हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, असर्शन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और रीजन में हमें उस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक रीजन दिया हुआ होगा। असर्शन कोई भी एक हमें स्टेटमेंट दिया हुआ होगा मैथमेटिकली या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और वो स्टेटमेंट क्यों दिया उसके लिए एक रीज़न भी दिया हुआ होगा। हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैंने डिटेल में नहीं लिखा ऑप्शंस को। यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि असर्शन भी करेक्ट है, जो स्टेटमेंट दिया वो करेक्ट है, जो उसके लिए रीज़न दिया वो भी करेक्ट है, और जो रीज़न वो स्टेटमेंट के लिए ना, ये दोनों में ही करेक्ट ना ऑप्शन से। ये मैंने क्या लिखा कि जो रीज़न दिया हुआ है ना वो इसी असर्शन के लिए ही दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लाइन एक लिखूँ रीज़न दूसरा दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई ना, मैंने कुछ दूसरा कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, बिकॉज वो रीज़न अगर मैंने लिखा तो वो सही रीज़न माना जाएगा। बट मैं उसके जगह में कि कलर ऑफ लाइक सॉइल इज ब्राउन, जो भी हम लोग लिखे तो वो गलत हो जाएगा ना, रीज़न उसके लिए नहीं है, वो रीज़न उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है कि असर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के लिए नहीं बना हुआ है, वो किसी और के लिए बना हुआ है। यहाँ पे असर्शन करेक्ट, रीजनिंग रॉन्ग, असर्शन रॉन्ग, रीजनिंग करेक्ट। पहला असर्शन को देखते हैं। द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओबियसली 04 कहाँ पे है, वाई एक्सिस में तो होगा, क्योंकि 04 ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे 04 दिया हुआ है तो इसका मतलब वाई एक्सिस में होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 तो ये यहाँ पे होता है सीधा, राइट। तो असर्शन करेक्ट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज y एक्सिस, कोऑर्डिनेट द x कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए था। द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। यस, हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर पॉइंट x एक्सिस में है तो y का वैल्यू 0 होगा, और अगर पॉइंट y एक्सिस में हुआ तो x का वैल्यू 0 होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। x एक्सिस में कोई भी पॉइंट कैसे होगा, x, 0, जो y का वैल्यू है वो 0 मिलेगा, और अगर पॉइंट y एक्सिस में हुआ तो उसका कोऑर्डिनेट कुछ 0, y फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 0,4, तो 0,4 दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू y एक्सिस बिकॉज x का वैल्यू 0, और यहाँ पे यही चीज़ बोला है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ये दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं बताइएगा फिर। Now again another question of assertion and reasoning. Assertion क्या दिया, the HCF of 2 number is 5, okay, and their product is 150 and their LCM is 40 for any two positive number a and b। ना ये सही है, ठीक है ना, ये वाला सही है। क्यों सही है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के मुताबिक HCF 5 और LCM 40 और प्रोडक्ट 150। तो हमें जो याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। HCF और LCM दोनों को, कोई भी 2 नंबर है, सपोज वी हैव 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर है A और B, इन दोनों नंबर का चाहे तो हम लोग HCF भी निकाल सकते हैं, चाहे तो हम लोग LCM भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें यह ध्यान में रखना है कि LCM कोई भी 2 नंबर का और उन्हीं दोनों नंबर का HCF अगर निकाले और मल्टीप्लाई करे तो जो आंसर होगा वो उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई के बराबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं, सपोज 3 और 4 ना, 3 और 4, या फिर चलिए 5 और 10 को ही लेते हैं, 5 और 10। 5 और 10 का LCM हो जाएगा कितना, 10, HCF कितना हो जाएगा, 5,
और LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया तो 10 × 5 50 ना, 10 × 5 50। और ये जो यहाँ पे जो A × B है, A B क्या है कि जिसका HCF या फिर LCM हमने निकाला 5 और 10 का, और 5 × 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 50। तो ये रीज़न जो यहाँ पे दिया हुआ है ना तो पहले से करेक्ट है, रीज़न इज करेक्ट, ठीक है ना, रीज़न इज करेक्ट। हमें सिर्फ ये दिखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, असर्शन करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे HCF 5 दिया हुआ है, LCM 40 दिया हुआ है, इस A × B को प्रोडक्ट भी कहते हैं, A × B को प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये जो HCF और LCM को अगर मल्टीप्लाई, क्योंकि एक तरफ तो मल्टीप्लाई उन दोनों को चेक करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया था, कितना आया 50। तो यहाँ पे HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, HCF इज़ 5, LCM इज़ 40, मल्टीप्लाई किया कितना आया 200, मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें कितना मिला 200। तो 200 प्रोडक्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है 150। दोनों सेम है क्या? सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि रीज़न तो करेक्ट ना, ये फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला, ये करेक्ट है, करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन जो असर्शन है वो क्या है, गलत है। तो नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो असर्शन और रीजनिंग का इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता रहता है, या फिर मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा असर्शन एंड रीजन का। तो हमें समझना है क्या लिखा हुआ है, उसके मुताबिक ही हमें ऑप्शन को चूज करना है।